रहीम। तो ये हम जो है थोड़ी सी गुफ्तगू HTML5 CSS और फिर जावास्क्रिप्ट पे करेंगे। तो HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ओवर द इंटरनेट जितने भी कंटेंट्स हैं बुनियादी तौर पर उनको जो है वो उनका जो कंटेंट है उसको HTML की फॉर्म में लिखा गया है। कोई भी वेब पेज देख लें आप इंटरनेट पे तो उसके पीछे जो है HTML है और ब्राउज़र जो है उस लैंग्वेज को समझता है। तो ब्राउज़र को कोई भी HTML का टैग मिलता है वो उसको प्रॉपर्ली रेंडर कर देता है। तो HTML जो है बुनियादी तौर पर ये XML की आप समझें कि एक एक्सटेंशन है। XML जो है हमारे पास वहाँ पे कस्टम टैग्स होते हैं। तो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जितने भी टैग्स हैं हर टैग को ओपन करेंगे आप तो XML के अंदर जो है उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। और एक रूट एलिमेंट होगा आपके पास, मिसाल के तौर पर HTML आपका रूट एलिमेंट होगा और उसके अंदर आप रूट एलिमेंट के अंदर फर्दर आपके पास एलिमेंट्स हो सकते हैं। और ये कुछ भी डिफरेंट टैग्स और कोई भी एट्रीब्यूट देने के लिए हमने जो है मिसाल के तौर पर बॉडी का मैं टैग दे रहा हूँ कि बैकग्राउंड जो है इसके अंदर रेड कलर में बैकग्राउंड होगा। तो एट्रीब्यूट जो है आप टैग के साथ जो है देंगे। अब एट्रीब्यूट का फ़ायदा क्या होता है अभी हम देखते हैं। तो कुछ काम हम टैग्स इटसेल्फ जो है उसके थ्रू करा सकते हैं, कुछ काम हम एट्रीब्यूट्स के थ्रू करा सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर है, ये बताने की बात है। और जब ब्राउज़र जो है इस डॉक्यूमेंट को उसको मिलता है ब्राउज़र को फॉर रेंडरिंग पर्पस, तो वो इसको अपने पास मेमोरी में सेव कर लेता है, एक डॉम बनाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनाता है वो। ठीक है, डॉम पे हम बात और करेंगे जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, या जब हम जो है jQuery देखेंगे। तो ये पूरा एक डॉम बना लेता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो HTML एलिमेंट्स जो है अनलाइक XML में जो है आपके पास कोई भी टैग हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक बुक्स का टैग है, बुक्स के अंदर जो है फिर आप बहुत सारी बुक्स हैं तो आप जो है कोई भी टैग अपना लगा सकते हैं। एक बुक है, फिर दूसरी बुक है, फिर तीसरी बुक है, तो मल्टीपल बुक्स जो है आप उसके टैग्स लगा सकते हैं। बुक के अंदर जो है आप बुक का नेम का टैग, तो ये आपके कस्टम टैग्स हैं। लेकिन HTML के अंदर जो टैग्स हैं वो फिक्स्ड हैं। ठीक है, आई होप कि जो है मुश्किल नहीं हो रही होगी आप लोगों के लिए। HTML के अंदर जो है उन्होंने अपने टैग्स डिफाइन किए हुए हैं और हर टैग जो है उसका कोई ना कोई मतलब है कि कुछ किस तरीके से जो है उसको प्रेजेंट करना है ब्राउज़र के ऊपर प्रेजेंट करने का क्या मैकेनिज्म होगा, उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। सो इट इज़ प्री डिफाइंड। ठीक है जनाब। तो जैसे हेडिंग का टैग है, पैराग्राफ का टैग है, टेबल का टैग है एंड सो ऑन। ब्राउज़र को जब मिलता है ये टैग तो ब्राउज़र को पता होता है पहले से कि अगर ये टैग मिलेगा तो मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, दूसरा टैग मिलेगा तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है। अब इसको रन कैसे करेंगे हम, लेट्स वर्क ऑन इट। ये हमारे पास एक HTML डॉक्यूमेंट है, हम इसको जो है देखते हैं। तो मैं ज़रा प्रॉपरली जो है मल्टीपल लाइंस में लिख लूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो ये एक हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, इसमें जो है टॉप पे जो है हमने डॉक टाइप डिफाइन की है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है। तो ये हमेशा यही रहेगा, इसको आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद जो है HTML का टैग आएगा, ये भी जो है हमेशा HTML का टैग आएगा और बंद हो जाएगा। हमने हेड के नाम से एक टैग इस्तेमाल किया, ये डिफ़ाइन कर रहा है डॉक्यूमेंट का हेड। हेड के अंदर अमूमन जो है हम डॉक्यूमेंट का टाइटल,
या हम चाहें तो कोई जावा स्क्रिप्ट को इंक्लूड कराना, हम CSS को इंक्लूड कराना, ये काम हमेशा हम हेड के अंदर करते हैं। एंड देन बॉडी के अंदर हमने जो है, तो याद रखिएगा कि HTML के अंदर हेड और बॉडी ये तकरीबन हर डॉक्यूमेंट में इसी तरीके से होगा। ठीक है जनाब। अब मैंने जो है बॉडी बनाई है, बॉडी के अंदर जो है मैंने एक हेडिंग 1 डाली है, माय फर्स्ट हेडिंग, और एक पैराग्राफ बनाया है P के नाम से, माय फर्स्ट पैराग्राफ। इसको सेव करते हैं हम, और तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सटेंशन जो है .html होना ज़रूरी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप के थिंग्स आर क्लियर, नो कन्फ्यूजन, राइट। तो इसको सेव करते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ फर्स्ट .html, और इसको मैं सेव पे क्लिक किया मैंने, देन इट इज़ सेव। अब मैं इसको रन करने का क्या तरीका होगा, आपने जो है इस पर डबल क्लिक कर दें तो ये ब्राउज़र पे खुल जाएगा। आप किसी और ब्राउज़र पे खुलना चाहें तो आप राइट क्लिक करके ओपन विद करके गूगल क्रोम पे खोल लिया आपने। ठीक है जनाब। अब देखें, आपने पेज का टाइटल डाला था, पेज टाइटल, तो आप देखेंगे यहाँ पे टॉप पे जो है ये पेज टाइटल आ रहा है। ठीक है, ये पेज का टाइटल है। आपने हेडिंग 1 H1 डाली थी, अब हेडिंग 1 जो है वो उसका फ़ॉन्ट क्या होता है उसने डाल दिया अपने हिसाब से, जो भी फ़ॉन्ट होता है इसका। और आपने एक पैराग्राफ बनाया था, माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये हमने जो है 2 लाइनें लिखी थी। मिसाल के तौर पर मैं पेज का टाइटल जो है चेंज करता हूँ CV या करिकुलम बीटा। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ नेम नोमान, लेट सपोज मैं पैराग्राफ बना लेता हूँ, पैराग्राफ है, नेम आ गया, भी आ गए, जेंडर आ गया। ठीक है, सारी चीज़ें जो है हमने पैराग्राफ के थ्रू डिफाइन की। अब मैं चाहता हूँ एक हेडिंग डालूँ H1, हेडिंग 1, H2 जो है ये हेडिंग 2 है, ये उससे छोटे लेवल की हेडिंग है, इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा होगा, ये प्री डिफाइंड इसका स्टाइल्स मौजूद हैं कि हेडिंग 1 को किस साइज़ में लिखना है, हेडिंग 2 को मैं हेडिंग 2 बना दिया मैंने। ठीक है जनाब, तो करते हैं। तो ये हमारे पास एक सैम्पल HTML डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, तो आई होप के थिंग्स आर क्लियर। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, जस्ट गिव मी योर फीडबैक। आगे चलें। यस सर। चलें, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक कि मैं इन सब को जो है सेंटराइज्ड कर दूँ, तो मैं जो है एक पैराग्राफ बनाता हूँ जिसके अंदर इन सब को डाल देता हूँ और मैं इसकी अलाइनमेंट एंटर कर देता हूँ। तो ये अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट जो है ये एट्रीब्यूट के थ्रू होगा, ये कोई टैग नहीं है। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ है जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब जो है सेंटर में आ जाएंगे।
अच्छा, पास टैग्स जो है बिहेवियर वेरी करता है। सेंटर का टैग लगा के देखते हैं। तो ये सेंटर के टैग से जो है ये सारे सेंटर में आ गए। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। अब मैं चाहता हूँ यार बोल्ट कर दूँ, जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है नेम ये वैसे ही रहने दूँ, नमान को बोल्ड कर दूँ, CGPA को बोल्ड कर दूँ, मेल को बोल्ड कर दूँ। तो मेरे पास बोल्ड के टैग मौजूद हैं। ये क्या होगा, ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है जनाब, मैं चाहता हूँ CGPA जो है ना थोड़ा सा स्टाइल में आए, तो मैं इसको इटैलिक बना देता हूँ। CGPA आई का टैग है इटैलिक के लिए। नेम जो है मैं चाहता हूँ अंडरलाइन हो किया है, तो यू का टैग है अंडरलाइन के लिए। राइट, तो ये बहुत सारे टैग्स मैंने बता दिया आपको। बोल्ड का टैग है, इटैलिक का टैग है, अंडरलाइन का टैग है। अब मैंने बोला यार फॉन्ट जो है बहुत छोटे आ रहे हैं, तो क्यों ना हम जो है इसके फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं और फैमिली भी चेंज कर लेते हैं। तो अभी जो है जो फैमिली आ रही है उसको हम चेंज करते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं या टैग्स हैं वो आपको जो है इनकी हेल्प भी मिल जाएगी इंटरनेट से। तो बहुत सारे टैग्स हमें याद नहीं होते, तो हम क्या करते हैं इंटरनेट से जाके हेल्प देख लेते हैं। तो आई एम श्योर कि ये फैमिली का ही टैग होता है, तो एरियल करके देखता हूँ मैं। ठीक है, और साइज़ जो है मैं दो तरीक़ों से स्पेसिफ़ाई कर सकता हूँ। एक तो मैं पिक्सेल्स में साइज़ बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 10 में छोटा ही कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा यूनिक लगे। 10 पिक्सेल्स। चलिए एरियल है ये, आई थिंक एरियल तो हो गया है। तो ये 1 2 3 करके भी हम बता सकते हैं। 1 2 3 मुख्तलिफ जो है इसके अपने फ़ॉन्ट्स साइज़ेस जो है उसकी इसने लिस्ट मेंटेन की हुई है, तो उसके थ्रू भी बता सकते हैं, पिक्सेल्स के थ्रू भी बता सकते हैं। वो जब हम CSS देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा पिक्सेल्स के थ्रू किस तरीके से। ये फैमिली नेम है क्या है, ये नहीं आ रहा। फेस से जो है ये एरियल हो गया। ठीक है, तो ये हमने जो है कुछ चीज़ें, कुछ एट्रीब्यूट्स और कुछ टैग्स देखे हमने। ठीक है जनाब, तो HTML के अंदर जो है टैग्स होते हैं जो कि आपने ओपन भी करना है, क्लोज भी करना है। कोशिश तो यही होनी चाहिए हर टैग जो ओपन करे क्लोज करे। लेकिन अब ये हमारे जो ब्राउज़र्स हैं ना वो इतने रोबस्ट हैं कि अगर आप कोई टैग भूल भी जाते हैं तो गलती की है आपने, और उसूलन तो जो है गलती करने पे आपका पेज पूरा डिस्प्ले ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्राउज़र इतने इंटेलिजेंट हैं वो जो है रिकवर कर जाते हैं, और जो उनकी समझ में आता है डॉक्यूमेंट से वो समझ जाते हैं कि यूज़र का यहाँ पे टैग लगाना भूल गया है, तो वो अज्यूम कर लेते हैं और वो पेज को रेंडर कर देते हैं। तो ब्राउज़र जो है इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने रोबस्ट हो गए हैं कि वो आपकी गलती को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कोशिश ये करें हर टैग को ओपन करें और हर टैग को क्लोज़ करें। सिवाय इसके कि कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि जहाँ पे ओपन होते हैं वहाँ पे ही क्लोज़ होते हैं, उनकी बॉडी ही होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने बोला यार नेम है, नेम के बाद जो है ना थोड़ा सा गैप देना चाहिए, या ये जो लिखा हुआ है CV और
मेरा नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, इसके बाद जो थोड़ा सा कुछ लाइंस का गैप देना चाहिए। तो बी आर का टैग होता है हमारा, बी आर का टैग जहाँ ओपन होता है वहीं पे क्लोज भी हो जाता है। तो ये 4-5 बी आर के टैग्स लगा दिए हमने तो बहुत सारी लाइनें आ गई। ठीक है, लाइन ब्रेक, बी आर के टैग से हमारे पास लाइन ब्रेक्स आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप के समझ में आ गया होगा। ये सेल्फ इनक्लोजिंग टैग है, ये जहाँ ओपन होता है वहीं पर ही क्लोज भी होता है। तो जनाब HTML के जो वर्जन्स थे 1991 में पहला वर्जन आया था, 95 में दूसरा वर्जन आया, 97 में तीसरा वर्जन आया, फिर HTML4 आया, फिर XHTML आया 2000 में, और अब HTML5। HTML5 पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, और HTML5 के भी मज़ीद वर्जन आ गए, अब इससे भी आगे बात बढ़ गई HTML की। ठीक है, हमने कुछ टैग्स देख लिए हैं, जैसे हमने पैराग्राफ का टैग देख लिया हमने, और हमने जो है अंडरलाइन का टैग देख लिया, बोल्ड का टैग देख लिया। यहाँ पे कुछ मज़ीद टैग्स हैं, इसको हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ होम पेज, यूज़र का होम पेज है, उस पर हमें लेके जाना है बंदे को क्लिक होने पे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ ए के थ्रू मैं क्या करता हूँ, किसी होम पेज पे मैं ले जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ किसी भी पेज पे मैं रिडायरेक्ट कर सकता हूँ उस पर क्लिक होने पे। तो मैं लिखता हूँ एक लिंक डाल रहा हूँ मैं, यूज़र जब इस पर क्लिक करेगा हाइपर लिंक के ऊपर तो वो उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका मैंने जो है इस पे टेक्स्ट क्या आएगा, जिस क्लिक हेयर लिख देता हूँ, जिस पे क्लिक करेगा तो जाएगा आगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक किया तो उस पेज पे आ गया। ठीक है, तो ये हाइपर लिंक है, ए के थ्रू हमने हाइपर लिंक लगाया। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा इमेज का टैग है, कोई इमेज लगानी है आपने। ठीक है, इस पेज पे कोई इमेज लगानी है आपने तो आप इमेज भी लगा सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ IMG SRC, SRC के अंदर मैं इमेज की सोर्स बताऊँगा, और तो मैं कोई इमेज पड़ी हुई हो मेरे पास, ये ये इमेज लगा देते हैं हम। तो ये मैं eagle.jpg मैंने लगा दी। ठीक है, अच्छा टैग अगर मैं क्लोज ना भी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमेज का टैग नॉर्मली क्लोज नहीं करते। तो ये ईगल की इमेज आ गई। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, SRC के थ्रू आपने इमेज लगा दी। अब इसके मज़ीद कुछ टैग्स हैं, आपने विड्थ डाल, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इसके, विड्थ डालनी है 100 और हाइट डालनी है 100। तो ये आपके पास जो है की विड्थ और हाइट छोटी हो गई। ठीक है, इमेज डाल दिया आपने, और इमेज पे आपने बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर डाल दिया इमेज पे तो ये बॉर्डर आ जाएगा। और आप चाहो तो इमेज को जो है आप हाइपरलिंक के अंदर डाल दो, कि इस इमेज पे क्लिक हो तो किसी दूसरे पेज पे चला जाए। तो मिसाल के तौर पर google.com पे लेके जाना है, तो मैंने डाल दिया, इस इमेज पे क्लिक होगा तो google.com पे चला जाएगा। तो google.com पूरा लिखना होगा। क्या आपका स्टैंडर्ड होता है HTTP आता है पहले, उसके बाद :/, 2 बार, और उसके बाद जो है URL। ठीक है, ये गूगल पे चला गया।
जी जनाब, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई चीज़ समझ में ना आई हो? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये सब तो आसान है जी। जी जी ये सब आसान है सर, ये तो सब हाँ, समझ में आ रहा है। चलो वेरी गुड। ठीक है, ये तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी भी होंगी। सर ग्राफ का भी यही सेम प्रोसीजर होगा? ग्राफ से मुराद कोई? कोई भी ग्राफ होगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी रिजल्ट्स हैं या कहीं से आप उसको फॉर एग्जाम्पल सीरियल पोर्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं उसको ब्राउजर पे शो करो, तो मेरा मतलब अगर उस हिसाब से तो फिर हमें इमेज देनी पड़ेगी, जैसे आपने अभी इमेज दी इसी तरीके से हमें ग्राफ की इमेज देनी होगी। ग्राफ की इमेज से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो खुद से ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं डेटा की बुनियाद पे, तो कोई जी लाइब्रेरी यूज़ कर लें आप। D3 के नाम से लाइब्रेरी है, उसके थ्रू आप जो प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक तो है सर। मुख्तलिफ़ तरीके हैं उसको करने के। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास इमेज हो गया। अच्छा, इमेज में एक और टैग होता है ऑल्ट का, एट्रीब्यूट। यानी अगर इमेज नहीं मिलती है, जैसे मैंने गलत इमेज का नाम दे दिया, इमेज नहीं मिल रही, तो फिर क्या करेगा? कोई ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिखा दे ईगल। तो अब यहाँ पे इमेज नहीं मिलेगी तो ईगल लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर ईगल लिखा हुआ आ गया, इमेज नहीं मिली। तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि, और इसमें माउस लेके जाएंगे ना तो शो भी करेगा ईगल। टूल टिप आती है। अच्छा, अभी टूल टिप नहीं आ रही, ब्राउज़र पे भी डिपेंड करता है। अमूमन ऑल्टर को जो है ना वो टूल टिप पे भी दिखा रहा होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट को। तो माउस लेके जाएंगे तो टूल टिप आनी चाहिए, अभी नहीं आ रही बाहर। तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है, अगर कोई गलती हो जाए, आपने गलत एड्रेस दिया है इमेज का, तो ये जो है ईगल आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास UL और LI है, उस पर अभी बात कर लेते हैं। और H1 से लेके H6 तक मुख्तलिफ टैग्स हैं, मुख्तलिफ लेवल्स के। H3 है, उसका फ़ॉन्ट छोटा होगा, लेवल 3 हेडिंग। ठीक है, H4 है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ लेवल्स की हेडिंग डालनी है आपने, जैसे आपके पास वर्ड में होती है मुख्तलिफ लेवल्स की हेडिंग। H4, H5, H6 मुख्तलिफ लेवल्स की हेडिंग है। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास कुछ टैग्स हो गए। अब आते हैं हम UL और LI, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। तो आपने जो है कोई बुलेटेड लिस्ट बनानी हो, जो कि ऑर्डर्ड के लिए आप जो है LI यूज़ करोगे, OL यूज़ करोगे, और अनऑर्डर्ड के लिए UL और LI। UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI का मतलब है लिस्ट आइटम। तो कोई लिस्ट बना रहे हो, मिसाल के तौर पर आपने जो है एक लिस्ट बनानी है, ऑर्डर्ड लिस्ट है मिसाल के तौर पर, तो OL लिखोगे। इसके अंदर जो है पहला आइटम जो है मिसाल के तौर पर लैंग्वेजेस के नाम आप दे रहे हो, पाइथन। ठीक है, एक आइटम हो गया। दूसरा आइटम हो गया जावा। उसके बाद तीसरा आइटम हो गया रूबी। ठीक है, आइटम्स हो गए जो कि आपने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप क्या यूज़ करोगे? UL। तो आप देखें यहाँ पे पाइथन के अंदर जो है ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 आ रहा है, और अनऑर्डर्ड में जो है बुलेट्स आ रहे हैं। ठीक है, और आप इसको बाहर निकाल दें तो सेंटर में आ रहा था, अभी लेफ़्ट पे आ जाएगा ये, तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, निकाल लेते हैं बाहर।
तो ये लिस्ट आइटम्स आ गए। ये मेन्यूज़ में भी बड़ा काम आता है। हम मेन्यूज़ को जो है ना शो करना चाह रहे हैं या हाइड करना चाह रहे हैं, वहाँ पे बड़ा काम आता है इंशाल्लाह। मेन्यूज़ पे जब थोड़ी सी बात करेंगे तो हम देखेंगे। फिर आप जो है कोई लाइन लगाना चाह रहे हो, जैसे आपके पास ये टेक्स्ट शो हो रहा था, उसके बाद लैंग्वेजेस आ रही थी आपके पास, HR का टैग टैग आ जाएगा, उससे क्या होगा, लाइन आ जाएगी। ठीक है, HR से लाइन आ जाती है। फिर हमारे पास और बहुत सारे टैग्स हैं। बोल्ड इटैलिक पढ़ लिया। EM से एम्फेसाइज करना है आपने कोई चीज़, सबस्क्रिप्ट में दिखाना है, सुपर स्क्रिप्ट में दिखाना है, तो इक्वेशंस वगैरह लिखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज़ सुपर स्क्रिप्ट में लिखना चाह रहा हूँ, एक्स वाई, तो ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप जो है इस तरीके से कोई भी चीज़ सबस्क्रिप्ट में या सुपर स्क्रिप्ट में एक्स स्क्वायर माइनस x1 लिखना है आपने, तो एक्स स्क्वायर हो गया था माइनस एक्स, और 1 जो है सब स्क्रिप्ट में लिखना है, तो 1 लगा दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस x1 ये आ गया। तो ये आप इतनी आसानी से जो है इक्वेशंस पूरी लिख सकते हो। तो इट इज़ वेरी सिंपल। स्ट्रॉन्ग का है, स्ट्रॉन्ग जो है कोई चीज़ जो है आपने स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन देना है किसी भी टेक्स्ट का, तो आप जो है स्ट्रॉन्ग करोगे तो थोड़ा सा बोर्ड से मिलता जुलता है ये। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टाइल टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग स्टाइल में कोई टेक्स्ट देना है आपने, तो ये बोर्ड से तकरीबन मिलती जुलती चीज़ है। स्ट्रॉन्ग स्टाइल टेक्स्ट आ गया। ठीक है, और फिर हमारे पास स्मॉल है, कोई चीज़ स्मॉल में लिखनी है आपने, स्मॉल टेक्स्ट है। कमेंट्स, कमेंट्स कैसे डालते हैं, कमेंट्स जो है ऐसी चीज़ जो कि आप ब्राउज़र पे डिस्प्ले ना हो, तो आप क्या करोगे, मैंने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे HTML में हम जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और डबल डैश से स्टार्ट होगा, डबल डैश से एंड होगा। ठीक है, इसके बीच में जो भी लिखेंगे, जैसे पाइथन में हमारे पास हैश होता है, जावा में फॉरवर्ड स्लैश होता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश, और स्लैश स्टैरिक होता है सी लैंग्वेज के अंदर, जावा के अंदर। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ HTML टैग्स। तो ये जो है कहीं पे भी जो है डिस्प्ले नहीं होगा, ये पूरे पेज में कहीं पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो है थोड़ी सी एग्जाम्पल्स थी हमारे पास। तो एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? जी जनाब, वरना हम आगे चलते हैं। क्लियर है सर। क्लियर है, चलो वेल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। थोड़ी सी गुफ्तगू जो है हम टेबल्स पे भी कर लेते हैं। तो याद रखिएगा HTML जो है केस इनसेंसिटिव है, छोटा बड़ा जैसे भी लिखेंगे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, चलिए चलिए HTML और उसको सेव करते हैं हम टेबल डॉट एच। अच्छा, HTML और HTM दोनों एक्सटेंशन यूज़ हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। HTML के अंदर आ गया हमारे पास
अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हेड लगाएं, और ये टैग्स आगे पीछे भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने टाइटल जो है बॉडी के अंदर भी डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं एक टेबल बना रहा हूँ और टेबल के अंदर जो है मैं एक रॉ डालता हूँ। ठीक है, टीआर के थ्रू मैं रॉ डालूंगा। टीआर के अंदर मैं टीडी डालूंगा। डेटा टेबल, डेटा हेड भी हो सकता है, हाँ, टेबल हेड। टीआर भी हो सकता है, टेबल हेड और टेबल डिवीजन टीडी। तो आप जो है जितने भी कॉलम्स बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं बनाता हूँ स्टूडेंट का नेम, एज, सीजीपीए। ठीक है, एक रॉ हो गई और फिर मैं दूसरी रॉ बनाता हूँ। अब इसमें डेटा डालना शुरू करता हूँ। अली, एज 25, सीजीपीए 3.7। ठीक है, ये एक एक आपका रॉ हो गई। और रॉ हम बनाते हैं, तो मिसाल के तौर पर ठीक है, तो ये सलीम का डेटा आ गया। राइट, अब इसको हम जो है डिस्प्ले कराते हैं। तो जी जनाब, तो ये हमारे पास नेम, एज, सीजीपी है। अच्छा, ये टेबल की फॉर्म में आएगी, कैसे पता चलेगा? अगर हम टेबल का बॉर्डर दिखा दें, बॉर्डर दिखा दें। बॉर्डर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉर्डर आ गया। राइट स्टूडेंट्स, तो ये नेम, एज, सीजीपी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं जो हेडर रॉ है ना, जो हेडिंग है उसको मैं टीएच कर दूँ। सर जो अंदर, टीडी होगा वो टीएच हो जाएगा टीआर के अंदर। जी 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 जी, बिल्कुल टीएच हो जाएगा ये। इसी तरह फुटर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है, अब ये देखें थोड़ा सा बोल्ड हो गया ये, तो ये पता चल रहा है कि टेबल की हेडिंग है। ठीक है जनाब, टेबल को सेंटर में लाना है तो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर कर दें, तो टेबल जो है सेंटर में आ गया पेज के। ठीक है जी, और इसमें जो है अगर आप चाहें टेबल की विड्थ 100% भी कर सकते हैं, तो ये पूरे पेज पे आ जाएगा। हाइट भी करनी पड़ेगी। हाँ, हाइट भी कर सकते हैं। हाइट आपने मिसाल के तौर पर 400 डाल दी है ना, तो ये टेबल की हाइट आ गई, विड्थ आ गई। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ टेबल्स बन गए। ठीक है, और एक मैं रॉ और डालता हूँ। आखिरी रॉ मुझे डालनी है जिसमें मैं जो है ना सिर्फ एक रॉ होगी जो कि तीनों कॉलम्स को स्पैन कर रही होगी। ठीक है, कॉल स्पैन कर देंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक ही कॉलम हो जो कि तीनों पर जा रहा हो, तो मैं इधर लिख दूँगा एंड ऑफ डेटा। अब मैं इसको ज़रा चला के देखता हूँ, तो ये आप देख रही है एक ही रॉ आ रही है, एक ही कॉलम पे आ गया, एक ही सेल पे। मैं चाह रहा हूँ ये पूरे पे आए, तीनों कॉलम्स को ले ले। तो ये कैसे करूँगा मैं? कॉल स्पैन से। कॉल स्पैन से। कॉल। ठीक है, तो कॉलम स्पैन से मैं कह सकता हूँ कि कोई भी फील्ड जो है मल्टीपल कॉलम्स पर जा रही है। तो अब ये जो है, ये आखिरी जो रॉ है ये पूरे तीनों कॉलम को स्पैन कर रहा है। इसी तरीके से रॉ स्पैन भी हो सकता है। तो अक्सर करते हैं ना हम लोग काम वर्ड पे, हम जो है स्प्लिट करते हैं, सेल्स को मर्ज करते हैं। एक्सेल में भी करते हैं सेल्स को मर्ज, तो वो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आई होप। अब एक चीज़ और, मैं इस
नेम को चाह रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आए, वर्टिकली भी सेंटर में आए। तो मैं क्या करूँगा? सर पैडिंग। नहीं, इसमें अलाइन होता है। री अलाइन को मैं जैसे चाह रहा हूँ, नेम को करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं लिखूँगा वी अलाइन इज इक्वल टू मिडल। ठीक है, तो ये मिडल में आ जाएगा। तो मुझे हर जगह पे करना पड़ेगा। तो ये अच्छा, वैसे तो मिडल में ही था ये, और हॉरिजॉन्टली भी अलाइन करना है मुझे। अच्छा, मैं इसको टॉप भी कर सकता हूँ, ये टॉप पे आए तो वी अलाइन को मैं टॉप करके दिखा देता हूँ आपको। ये टॉप पे चला गया। ठीक है, ये जो जितनी बड़ी हाइट है, इस पूरी हाइट में मैं चाहूँ ये नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, अभी बीच में लिखा हुआ है, तीनों चीज़ें मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो अलाइन को जो है सेंटर कर दूँ। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट जैसे एंड ऑफ डेटा है, इसको भी मैं सेंटर लाइन करना चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ये हमारे पास टेबल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है जी, इंडिविजुअल कॉलम्स को भी आप विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं, जैसे वर्ड पे करते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी स्टूडेंट्स। अब आते हैं थोड़ा सा CSS के ऊपर। तो एक मैं HTML डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। तो मिसाल के तौर पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको ओपन भी कर लेते हैं हम। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसको बोल्ड करना चाहें तो मैं यू भी कर सकता हूँ, जैसे हमने पहले किया था, बी का टैग लगा के। मेरे पास फ़र्ज़ करें कि इस तरह के बहुत सारा टेक्स्ट है, जगह जगह पे जाके मुझे जो है बोल्ड करना पड़ेगा। ये मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं जगह जगह जाके जो है मिसाल के तौर पर ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ है, एक तीसरा पैराग्राफ है, ये चौथा पैराग्राफ है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसका कलर चेंज करना है मुझे, तो मैं फ़ॉन्ट के थ्रू कर सकता हूँ, टू रेड। ठीक है, रेड हो गया। मुझे नीचे चेंज करना हो तो मैं नीचे जाके भी कलर रेड करूँगा, यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे करूँगा। और मैं CSS के थ्रू जो है ये काम कर सकता हूँ। स्टाइल इज इक्वल टू, अब CSS जो है 3 तरीक़ों से अप्लाई हो सकती है, ये याद रखिएगा। एक तो हम जो है जहाँ पे टैग लगाया है वहीं पर ही हम जो है कोई अपनी CSS स्पेसिफाई कर दें, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डैश कलर रेड। कलर होगा या फॉन्ट कलर होगा, मुख्तलिफ कलर। ठीक है, तो कलर जो है रेड। और फिर यही चीज़ मुझे यहाँ पे कॉपी करनी पड़ेगी, फिर यही चीज़ यहाँ पे कॉपी करनी पड़ेगी, फिर यही चीज़ यहाँ पे कॉपी करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं एक जगह पे
एड के अंदर जो है मैं ये डिफाइन कर दूं एक स्टाइल, एक स्टाइल डिफाइन कर दूं कि जितने भी पी हैं उन सब के ऊपर जो है ये स्टाइल अप्लाई हो जाए, कलर रेड। ठीक है, जितने भी पी हैं उन पे ये अप्लाई हो जाए। तो आपने देखा एक जगह पे मैंने चेंज किया, मैंने कहा जितने भी पी हैं उन सब पे अप्लाई कर दो, तो कितना आसान हो गया CSS से काम। प्रोफेशनली काम करना हो आपने तो इस तरीके से कर सकते हैं। आपने बोला यार चलो वेबसाइट को अपडेट करते हैं, आज एक नया लुक देते हैं, जितने भी पैराग्राफ्स हैं सबको जो है मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ फॉन्ट वेट, जितने भी पैराग्राफ है बोल्ड होके नज़र आ रहे हैं। मैंने बोला कलर भी चेंज कर देता हूँ यार, तो कलर जो है आप RGB कलर भी दे सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है यहाँ से कोई कलर, ये वाला कलर देना है मुझे, तो यहाँ से गए और ये क्या आ रहा है 147, 70 और 7। अब ये आपको जो है हेक्स में देना पड़ेगा। तो 147 हेक्स में क्या होता है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कलर। ठीक है जनाब, तो ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कभी जो है ज़रूरत पड़े अपना कलर उठाने की तो कैसे उठाएंगे। तो प्रोग्रामर्स कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। 147 हेक्स में कितना होता है 93, तो पहले R देंगे आप 93, G कितना है यहाँ पे 70, 70 हो गया 46। ठीक है, ये हेक्स में 46 आ रहा है 70। और तीसरा क्या है, तीसरा कंपोनेंट 7, तो 7 तो 7 ही होगा, तो 07 लिखना पड़ेगा हमें। तो 3 चीज़ें हमें बतानी होंगी। आर जो है वो 2 डिजिट का होगा, G और B। तो ये कत्थई कलर जो है आ गया, लगा के देखते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ब्राउन कलर आ गया। तो इस तरीके से जो है हम CSS के थ्रू जो है प्रोफेशनली वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो मेरी बात समझ में आ रही है जनाब, कोई इशू? सर आपने इंटरनल बताया, एक्सटर्नल ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वो भी बताता हूँ मैं भी। जी जी स्टूडेंट्स, CSS का आइडिया हो गया? एनी क्वेश्चन? तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं CSS के थ्रू। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है मुझे किसी CSS का, तो फ़ॉन्ट साइज़ अब मैंने आपको कहा था ना मैं आपको पिक्सल वाइज बताऊंगा। तो यहाँ पे PX करके आपने पिक्सल डाल दिया, और टेक्स्ट अलाइनमेंट आपने बोला सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है जी। और फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। हाँ फैमिली फेस वगैरह, फॉन्ट का फेस चेंज करना है आपने। बॉर्डर बता दूँ, मैं अभी बॉर्डर बताता हूँ। बॉर्डर बॉर्डर जो है आपने कहा 2 पिक्सल। सर मुझे कुछ पूछना है। जी 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 अ, पूछें। इसका मतलब है कि HTML जो CSS है वो सिंपली HTML जो हम पेज बनाते हैं उसको डेकोरेट करने के लिए यूज होता है। मेरा मतलब उस CSS अगर जो है या उस दोनों में क्या आपस में दोनों में रिलेशन का मेरा मतलब जी कैसे आप बिल्कुल, CSS जो है बिल्कुल HTML की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। स्टाइल्स हैं, आप जी जी, मुख्तलिफ स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई अपना सिंटेक्स नहीं है? सिंटेक्स है ना इसका अपना, यही तो वो सिंटेक्स है। इसका सिंटेक्स क्या है, आपने टैग लिखना है, ये कहलाता है सेलेक्टर। जी जी,
किस चीज़ के ऊपर सेलेक्ट करना है ना आपने, क्या सेलेक्ट किया आपने और उस पर क्या चीज़ अप्लाई करनी है। ब्रैकेट के लिए ब्रैकेट के अंदर इसको दे दिया, बस यही है और कुछ नहीं है उसके अंदर। बहुत सिंपल। और जो रिमेनिंग टेक्स्ट होगा वो HTML का सेम होगा। हाँ, ये अभी तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, इसकी अलग फाइल भी बना सकते हैं, अलग फाइल में भी डाल सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब देखें बॉर्डर जो है मैंने 2 पिक्सल्स कर दिया, तो बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ इस पर। बॉर्डर जो है देखें, बॉर्डर में 3 चीज़ें होती हैं। पहले तो बॉर्डर का साइज, और दूसरा जो है उसका स्टाइल। मिसाल के तौर पर आप जो है डॉटेड बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं, और तीसरा जो है कलर। ठीक है, बॉर्डर की 3 चीज़ें बताई जाती हैं। ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, तो ये पैराग्राफ का बॉर्डर है। तो 3 चीज़ें बॉर्डर के अंदर आपको बतानी पड़ती हैं। पहला आपने ये तरतीब कोई भी हो सकती है, इतना इंटेलिजेंट है HTML ब्राउज़र्स जो है कि अगर आप पहले डॉटेड लिख दें, बाद में पिक्सेल्स लिख दें, बाद फिर रेड लिख दें, या रेड पहले लिख दें, तो ये इंटेलिजेंट है इतना कि ये पिक कर लेता है। तो मैंने कहा मिसाल के तौर पर पहले ग्रीन कलर का हो, फिर जो है 4 पिक्सल्स का हो और डॉटेड हो। ठीक है, डॉटेड की जगह पे सॉलिड कर दें, सॉलिड बॉर्डर आ जाएगा। सॉलिड की जगह पे डैश्ड कर दें, डैश्ड बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी यूज़फुल अगर आप बॉर्डर लगाना चाहें। ठीक है, बाकी पैडिंग वगैरह ये हम बाद में देखते हैं। अब आते हैं हम ज़रा CSS की जो है ना 3 टाइप्स हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन तो ये है कि मैं यही चीज़ यहाँ पे लिख दूँ। मैंने बोला यार मैं सिर्फ एक पैराग्राफ ऐसा है ना जिसको मैं अपना स्टाइल देना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ ये इसका स्टाइल जो है, मिसाल के तौर पर इसका कलर जो है मैं ब्लैक करना चाह रहा हूँ। तो अब देखें बाकी सब सारे पैराग्राफ हैं, लेकिन ये वाला जो है पैराग्राफ, इसका मैंने अपना स्टाइल दे दिया। इस पर ये वाला स्टाइल भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन क्योंकि पहले ये आ रहा है तो ये उस वाले को अप्लाई नहीं होने देगा, यानी इसका कलर जो है ब्लैक होगा, इसका कलर वही होगा ब्राउन, इसका भी ब्राउन होगा, लेकिन ऊपर वाले का कलर जो है ये ओवरराइड कर दिया इसने बोला कि मेरा कलर ब्लैक है, तो बाकी सारे ब्राउन हो जाएंगे, ये ब्लैक रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ये ब्लैक हो गया, इतना पता नहीं चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा जो है कलर डिफरेंट करता हूँ, पर्पल कर दिया मैंने, अब सही पता चल गया। सारे पर्पल है, ये ब्लैक है। ठीक है, बॉर्डर भी हटा देते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो एक ब्लैक है, बाकी सारे पर्पल है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी होती है, जो कि आपने टैग के अंदर ही लिखा है, इसको इनलाइन कहते हैं। इनलाइन कहते ये इनलाइन है, और ये जो ऊपर लिखा है ये क्या है, हैं इंटरनल। इंटरनल। और अब मैं एक्सटर्नल बताता हूँ आपको। एक्सटर्नल क्या हो सकता है, आपने एक फाइल बनाई, इसका नाम आपने, और इस फाइल में मैं इसको डाल देता हूँ। ये जो स्टाइल्स है ना, मैं कहाँ डाल देता हूँ, एक अलग फाइल के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस। CSS ठीक है जी, और अब मैं जो है इस फाइल को हेड में कॉल कर लेंगे। हेड में मैं लिखूंगा लिंक href इज इक्वल टू href करके मैं स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, और भी कुछ लिखना पड़ता है, इसके बगैर चल जाना चाहिए, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें उसका टाइप और वो टाइप बताना होगा ना पड़ेगा। टेक्स्ट डॉट सी एस एस। टेक्स्ट स्लैश CSS। हाँ, क्यों नहीं चल रहा ये, CSS सेव किए। सी एस एस सेव है।
तो इसको देख लेते हैं, नेट से देख लेते हैं इसका एग्जैक्ट सिंटेक्स क्या है। तो बहरहाल मैं तो हमेशा जो है नेट से इसको देख लेता हूँ, क्योंकि ये हमेशा सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती है ना। तो रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट भी लिखना पड़ेगा। हाँ। ये याद नहीं रहती हैं चीज़ें, तो हमेशा नेट से मैं देख लेता हूँ। तो अब हो गया, ठीक है। तो आपने जो है बेहतर तरीका क्या है, आपने जो है अलग अलग फाइलें बनानी है CSS की, जिसके अंदर आपने इसको रखना है, ठीक है जनाब। तो सबसे हाई प्रायोरिटी जो है, जो इनलाइन स्टाइल होगी उसकी है, फिर इंटरनल अगर आपने ऊपर डिफाइन किया है, उसके बाद एक्सटर्नल, ठीक है। यानी अगर आपने जो है किसी CSS को किसी एक को चेंज करना है तो आप इनलाइन के थ्रू कर दें, सब पे अप्लाई करना है तो आप इंटरनल यूज़ कर लें या एक्सटर्नल यूज़ कर लें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब एक और चीज़ होती है, वैसे तो हम इसके सेलेक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अक्सर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कोई भी टैग है उसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक क्लास, मैं कहता हूँ एक पैराग्राफ और मैं बनाता हूँ, मैं कहता हूँ इसको क्लास इज इक्वल टू लास्ट, ठीक है। मैंने एक ख़ास किस्म की टैग मैंने बोला कि यार ये एक स्पेशल टैग है मेरा, इस पर अलग से CSS अप्लाई करनी है, या 2-3 हो सकते हैं इस तरह के जिस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप क्लास डिफाइन कर दोगे उसकी। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कहोगे, मिसाल के तौर पर मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो एक्सटर्नल CSS पे भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यार लास्ट वाले पे जो है ना एक स्पेशल ट्रीटमेंट करना है, तो इसको मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर इसका जो टेक्स्ट है ना मैं वो अंडरलाइन कर दूँ, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब ये देखें यहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, डॉट लगा के क्लास का नाम लिखा है, ठीक है जनाब। बिलाल साहब आपको आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो, शायद उनको आवाज़ नहीं पहुंच रही है, मैसेज आया था। एनीवेज, तो हमने कहा कि जो ये वाला टैग है ना इसकी क्लास मैंने लास्ट कर दी है, तो अब मैं जो है इसको क्लास की बेस के ऊपर रेफ़र किया मैंने, और मैंने बोला इसको जो है अंडरलाइन कर दो, तो अब देखें ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही अप्लाई होंगी। तो अगर आप किसी ख़ास CSS किसी ख़ास टैग को रेफ़र करना चाह रहे हो तो आप जो है क्लास के थ्रू भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन? जी जनाब, सब क्लियर है? जी सर। ठीक है, ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अब हम कुछ मज़ीद चीज़ें देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये जो पैराग्राफ है मैं इसको जो है थोड़ा सा उस पर जो है काम करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल याहू पे ले जाते हैं इसको, और अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ पर जब माउस आए, इस हाइपरलिंक पे ख़ास तौर पर जब माउस आए तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो कुछ जो है ना हाइपरलिंक के स्पेशल जो है ना हमारे पास उसको एड्रेस करने के कुछ स्पेशल मैकेनिज़म्स हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एच ओवर। एच ओवर एच ओवर के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, जब
माउस इसके ऊपर आएगा, होवर कहते हैं इसको ना। तो होवर के केस में क्या करना है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहना है कि ये अंडरलाइन हो जाए, और जैसे ही हटेगा वो खुद ब खुद जो है अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। कलर जो है पिंक डाल देता हूँ मैं मिसाल के तौर पर। चलिए अच्छा, वैसे ही जो है ना ये तो अंडरलाइन होगा ना। और सिंपल जो है, सिंपल पे जो है हमने अंडरलाइन नहीं रखना, ठीक है। तो सिंपल के ऊपर हम कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नाउ। तो सिंपल जो है पहला जो हमारे पास पैराग्राफ है, अभी इस पर कोई अंडरलाइन नहीं आ रहा। माउस लेके जाते हैं तो ये देखें कलर भी चेंज हो गया और अंडरलाइन भी हो गया, ठीक है। तो ये किस तरीके से हुआ, एच ओवर के थ्रू। एच ओवर के आपने जो है स्टाइल अप्लाई कर दिया एच ओवर के ऊपर, राइट स्टूडेंट्स। इसी तरीके से और भी हैं हमारे पास। विजिटेड, विजिटेड पे क्या करना है, अगर विजिटेड है कोई पेज विजिट हो गया तो उस पर क्या करना है, विजिटेड में हम कलर जो है इसका मरून कर देते हैं। तो कोई भी पेज जो है जब विजिट हो जाएगा, जैसे अभी तो विजिट नहीं हुआ है तो ये ब्लू है, अब मैंने इस पर क्लिक किया और ये गूगल खुल गया, याहू खुल गया, अब मैं दोबारा आऊँगा तो ये मरून हो जाएगा, मरून। मरून जो है रिकग्नाइज नहीं कर रहा, आई थिंक इसको मैं कोई ऐसा कलर दूँ, ग्रीन दे देता हूँ। याहू खुल गया, जी ये ग्रीन हो गया, ठीक है। कॉलन लगा हुआ तो वो गलती से तो प्रॉब्लम कर रहा था, राइट। तो इस तरीके से हाइपरलिंक पे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लिंक पे क्या होगा, विजिटेड पे क्या होगा, होवर पे क्या होगा, एक्टिव होगा तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। एक और काम जो हम हाइपरलिंक के साथ कर सकते हैं, जब ये लिंक पे क्लिक हो तो हमने क्या करना है, टारगेट इज इक्वल टू करके, मैं चाहता हूँ जब लिंक पे क्लिक हो तो एक नया पेज खुले, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे क्या होगा, जैसे ही इस लिंक पे क्लिक होगा एक नया पेज खुलेगा जिसमें गूगल खुलेगा या याहू मैंने डाला हुआ याहू खुलेगा, ठीक है। तो नया लिंक, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक पे नया लिंक पेज। और अगर मैं सेल्फ कर दूं इसको तो इसी पे खुलेगा, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। और क्या है इसके अलावा, पेरेंट कर सकते हैं हम। पेरेंट पे जो है, पेरेंट अगर इसका कोई होगा तो उस पर खुलेगा टॉप पे। ये उस केस में ज़्यादा काम आता है जब हमारे पास फ्रेम्स हो। हम्म। फ्रेम्स अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, फ्रेम्स जो है
बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। अब एक ज़माना था जब फ्रेम इस्तेमाल, HTML5 में नहीं होता सर। हाँ इतना यूज़ नहीं होता, ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इमेज का जो है मैंने बता दिया आपको, सोर्स, ऑल्टरनेट, विड्थ, हाइट, इमेज लिंक्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। टेबल, टेबल भी मैंने बता दिया, TR, TD, TH, विड्थ, मर्ज कॉलम विद स्पैन भी मैंने बता दिया आपको, टेबल रॉ स्पैन, कॉलम स्पैन, बॉर्डर। ठीक है, अब आते हैं थोड़ी सी हम जावा स्क्रिप्ट की तरफ। डिव रह गया। हाँ वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे साथ साथ ही, जावा स्क्रिप्ट हम्म, पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम आ, अच्छा जी, आई होप कि कुछ प्रोग्रामिंग तो आप लोगों को आती होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलते हैं जावा स्क्रिप्ट की तरफ। एक पेज बनाते हैं हम। और बॉडी है हमारी, ठीक है जी। सर वेब स्ट्रॉम क्यों नहीं किया? करेंगे इंशाल्लाह। ये तो अभी मैंने इस वजह से करा है ना कि इस पे जो है कम से कम काम आना चाहिए। अगर जो है आपके पास कोई टूल ना हो तो उसके बगैर भी काम करना आना चाहिए। ठीक है, तो वेब स्टॉर्म जो है वो ज़्यादा अच्छा टूल है, बिल्कुल उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब देखें, मैंने लिखा है स्क्रिप्ट, और इस जावा स्क्रिप्ट जो है ना एक फुल फ्लैज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जावा स्क्रिप्ट क्लासिकली अगर देखें हम तो वो ब्राउज़र पे चलती थी, यानी ये जो हमारा पेज नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, क्लाइंट इस साइड थोड़े, पे। हाँ क्लाइंट साइड पे थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करके जो है पेज हम्म, को खूबसूरत बनाना, पेज में जो है कोई बिहेवियर डालना ऐसा कि बटन पे क्लिक करो तो कुछ हो जाओ, तो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी। तो इसमें जो है वैसे ही लूप्स हैं, वेरिएबल्स हैं और बहुत सारी चीज़। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसे ही ये पेज चलेगा तो जो आपका HTML डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको चलाता हूँ। ठीक है जनाब, हेलो वर्ल्ड। मैं चाहूँ कि ये 10 दफ़ा चले तो मैं क्या करूँगा, फॉर i इज इक्वल्स टू 0 i। वेरिएबल है हमारे पास, 10 दफ़ा चलाना है। ठीक है, वैसे ही है बिल्कुल जैसे हमारे पास नॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, तो 10 दफ़ा। और अगर मुझे जो है इसको अलग अलग लाइन में करना हो तो क्या करेंगे, राइट एलन हाँ डॉक्यूमेंट या डॉट राइट लाइन कर रहे। स्लैश एन भी लगा सकते हैं, BR भी लगा। हम्म, अच्छा, राइट एलन जो है कंसोल के लिए चलेगा, यहाँ पे BR लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक लाइन ब्रेक लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन that you are not able to grasp it? जी, एनी क्वेश्चन, कोई बताना चाहे कुछ? सर एक बात ये है कि जैसे कभी कभी ये होता है कोई भी सेंसर मोड्स होती हैं, अगर वो हम सीरियल पोर्ट पे उसको कनेक्ट करते हैं और अगर हम टर्मिनल में जाके उसकी कोडिंग लिखते हैं, अगर हम कुछ भी कमांड्स लिखते हैं तो उसमें फॉर एग्जाम्पल हमें पैकेट रिसीविंग हो रहे हैं, तो अगर हम उसको देख सकते हैं अपनी किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी टैब में, तो वहाँ पे भी मेरे ख्याल में जावा स्क्रिप्ट यूज होती होगी।
जावा स्क्रिप्ट तो उस वक्त यूज़ करेंगे जब आप जो है ब्राउज़र पे काम कर रहे हो। अब आप जो बात कर रहे हैं, आप ब्राउज़र पे देख रहे होते हैं, कहाँ देख रहे होते हैं? नहीं, ब्राउजर पे नहीं, एक थोड़ा सा टैब खुल जाता है, नोट पैड टाइप का, उसके हाँ, ऊपर वो तो लिखा फिर होगा। कोई दूसरी लैंग्वेज होगी, वो जावा होगी या डॉटनेट होगी। ये तो आपके वेब के लिए है ना, वेबसाइट पे अगर आपने देखना हो तो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू देखेंगे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। चलिए, तो ये हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग। अच्छा, इसमें क्या होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है स्क्रिप्ट का टैग है। ठीक है, इसके अंदर आपकी सारी कोडिंग होती है। अब ये इसमें भी वैसे ही है, आप इनलाइन लिखना चाह रहे हैं, आप जो है इंटरनल लिखना चाह रहे हैं, या अलग से फाइल बनाना चाह रहे हैं, तीनों तरीक़ों से हो सकता है। अभी हम देखेंगे। तो अच्छा, थोड़ी सी बात जो है, अब दोबारा HTML पे आ जाते हैं हम। तो मिसाल के तौर पर हम इस पे आते हैं, पहले वाले डॉक्यूमेंट पे आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था x² माइनस x1। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ x² माइनस x1 इज़ ग्रेटर देन 100। तो कैसे लिखूँगा मैं? अगर मैं ये लिखूँ ग्रेटर देन 100, तो आपके ख्याल में चल जाएगा क्या ये ग्रेटर देन तो समझेगा ये टैग का है ना, इसकी समझ में तो नहीं आएगा। वो कहेगा भी आप जो टैग लगा रहे थे उसमें लेस देन ग्रेटर देन लगाया था आपने, वो तो समझेगा ये वाला टैग है। ये ग्रेटर देन तो जो है ना कंफ्यूज हो जाएगा ना। वो दो कामों के लिए एक ही चीज़ तो नहीं इस्तेमाल हो सकती ना। ग्रेटर देन लेस देन तो हमने किसी भी टैग को इनक्लोज करने के लिए इस्तेमाल करा है। तो क्या हम यहाँ पे भी ग्रेटर देन लेस देन इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं लेस कर देन, सकते इस्तेमाल। अच्छा ये भी कर रहा है वैसे, लेकिन जो है कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इंटेलिजेंट हो गए हैं ब्राउज़र। लेकिन इसका बुनियादी तरीका क्या है? M%LT के थ्रू। ठीक है, M%LT के थ्रू आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर लेटेक्स पे काम किया हो किसी ने, तो M% लगा के, अच्छा ये लेस देन हो गया, ग्रेटर देन क्या होगा? GT। ठीक है, और क्या है हमारे पास? इसके अलावा और भी एंटिटीज़ हैं। M% है। M% है। ठीक है, तो M%AMP M% हो गया, इसके ज़रिए M% आ जाएगा। ठीक है, M%X फॉर एड्रेस रेफरेंसिंग किया जाता है इन C। और क्या है हमारे पास इसके अलावा? कोटेशंस हैं, लेस देन ग्रेटर देन, स्पेस के लिए M%NBSP। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी के लिए है, कॉपीराइट के लिए M%Copy, ट्रेडमार्क के लिए M%Reg। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ M%Copy, कॉपीराइट अलादीन अकेडमी। ठीक है, और ट्रेडमार्क है मिसाल के तौर पर REG। तो REG सर्टिफिकेट इन डीप लर्निंग। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास कॉपीराइट आ गया, अलादीन अकेडमी रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क आ गया, सर्टिफिकेट इन डीप लर्निंग। ठीक है जी। ये मुख्तलिफ़ किस्म के फैसिलिटीज़ हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको जो है HTML के अंदर जो है लेस देन लगाना है, तो लेस देन के लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी ना कि लेस देन जो है ये टैग वाला है या कौन सा वाला है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अजान हो जाए।
जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हमारे पास एंटिटीज़ हैं, एम्परसेंड के साथ इनको इस्तेमाल किया जाता है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, स्पेस के लिए एम्परसेंड NBSP है, एम्परसेंड के लिए एम्परसेंड एम, क्योंकि एम्परसेंड इटसेल्फ जो है वो हमने रिजर्व कर लिया एंटिटीज़ के लिए। अब एम्परसेंड लगाना हो तो ब्राउज़र तो कंफ्यूज हो जाएगा, एम्परसेंड से कि ये एंटिटी के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है या एम्परसेंड लिखना चाह रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एम्परसेंड के लिए एम्परसेंड AMP लिखना पड़ेगा। कोटेशंस, एपोस्ट्रॉफी, कॉपीराइट वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है जनाब। अब आते हैं हम थोड़ा सा जो है फॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं। फॉर्म्स जो है वैसे बड़ा डिटेल टॉपिक है, इंशाल्लाह हम उस पर गुफ्तगू करते ही रहेंगे, लेकिन अभी हम कुछ फॉर्म्स के एलिमेंट्स पे बात करना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पर एक फॉर्म लगाया मैंने, इनपुट लेने के लिए यूज़र से फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टेक्स्ट इनपुट लेना है यूज़र से, तो मैं कह सकता हूँ इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, मैं कहता हूँ एंटर योर नेम। तो इस तरीके से मैं यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ। तो ये यूज़र का नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। मैं पासवर्ड इनपुट लेना चाहूँ तो मैं टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड कर दूँगा। ठीक है, तो जब यूज़र टाइप करेगा इसमें तो आप देखेंगे स्टैटिक लिखा हुआ आएगा, स्टैटिक आता है, या वो जो है आपको वो करैक्टर शो नहीं होगा। बहरहाल अगर अगली लाइन पे आपने दिखाना है तो BR लगा के, और अगर आप इसको प्रॉपरली अलाइन करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, टेबल्स बना के इसको प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर टेबल बनाता हूँ, दो चीज़ें लगा दी, नेम और पास। ठीक है, तो मैंने जो है दो रॉज बना दी और हर रॉ के अंदर दो कॉलम लगा दिया। अब ये देखें बिल्कुल प्रॉपरली अलाइन हुआ हुआ आ रहा है। यूज़र आईडी और पासवर्ड इनपुट ले लिया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हम बटन्स लगा सकते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे बोलता हूँ तीसरी लाइन में एक बटन लगा देता हूँ मैं। इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू बटन। सबमिट बटन या कुछ। बटन लगाते हैं, सबमिट भी हो सकती है टाइप, रीसेट भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। बटन का मैंने कुछ टेक्स्ट नहीं बताया, इसके अंदर होगा क्या, तो मैं कहता हूँ वैल्यू इज़ इक्वल टू ओके या लॉगिन। लॉगिन करने का बटन आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना यूज़र को नाम भी देना चाहिए कि जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम क्या होगा। स्पेसिफिक नेम, हाँ। हाँ, यू नेम मिसाल के तौर पर यूज़र नेम आइडेंटिफिकेशन टू पास। ठीक है, ताकि उसको पता चल सके कि क्या जब उसको रिट्रीव करना हो तो उसको आसानी हो रिट्रीव करने में, यूज़र नेम और पासवर्ड उठा सकेगा। ठीक है, फिर हम जो है रेडियो बटन्स लगा सकते हैं। रेडियो बटन्स कैसे लगाएंगे, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू
अब मैं जल्दी रेडियो जल्दी बटन। पे दिखा देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मेल, और इसी तरीके से इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो फीमेल, ठीक है। तो ये रेडियो बटन्स लग गए। अब इनके नाम अगर सेम होंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा। अभी तो ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं ना, तो इनका नाम आपने सेम रखना होगा, जेंडर। चेक्ड अनचेक्ड भी लगाए। वरना तो वो खुद ही कर लेगा, ठीक है। अब ये नाम सेम है, तो ये दोनों में दोनों एक साथ नहीं सेलेक्ट हो सकते, या तो एक मेल सेलेक्ट करें या फीमेल सेलेक्ट करें। इसी तरीके से हमारे पास चेक बॉक्स है, टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है, एग्रीड या अनएग्रीड, एग्री टू दी लाइसेंस एग्रीमेंट और नॉट, चेक बॉक्सेस आ गए, ठीक है जनाब। और क्या है इसके अलावा, लिस्ट बॉक्स भी इसी तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया क्या होता है, आपने एक टेक्स्ट एरिया लगाया, नॉर्मल जो टेक्स्ट बॉक्स है वो सिंगल लाइन होता है, टेक्स्ट एरिया मल्टीपल लाइन का होता है। टेक्स्ट एरिया, तो एंटर कमेंट्स, कमेंट्स मांग रहे हैं यूज़र से, और टेक्स्ट एरिया में आपने रॉज बता दी, कितनी रॉज और कितने कॉलम्स का होगा, तो मल्टीपल लाइंस पे होगा ये कमेंट्स आ गए, ठीक है। नीचे क्यों आ रहे थे, अच्छा ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, एक और टेबल बना दें अगर, जैसे आ रहा है कि प्रॉपर्ली बन तो क्या है, फॉर्म से बाहर है। हाँ उससे फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभार ब्राउजर देता है, क्योंकि टेक्स्ट एरिया प्रॉपर्टी है फॉर्म की। अंदर डाल देते हैं, कॉलम स्पैन डाल देते हैं टू, तो अब ये सेट हो जाएगा। इसको बी आर लगा के हम जो है अलग अलग लाइन में कर लेते हैं, तो ये सेट हो गया। मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो हम कर सकते हैं। यहाँ तक की बात आई होप कि सबको क्लियर होगी। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ है मेथड गेट और पोस्ट, ये मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। एक्चुअली जब हम फॉर्म में कोई डेटा डालते हैं ना और हम सबमिट करते हैं, तो सर्वर पे जो है कोई प्रोग्राम चल रहा होना चाहिए जिसको जो है ये डेटा मिलेगा, और मिसाल के तौर पर यूज़र लॉगिन करना चाह रहा है तो वो डेटा को चेक करेगा डेटाबेस के अंदर कि यूज़र आईडी पासवर्ड मौजूद है, तो अलाउ कर देगा लॉगिन होने के लिए। इसी तरीके से अगर आप जो है कोई शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो आइटम्स होंगे जो वो सिलेक्ट करेगा, जब फॉर्म को सबमिट करेगा तो कोई पीछे जो है कोई ऐसा प्रोग्राम होगा, सर्वर साइड प्रोग्राम कहेंगे जिसको, सर्वर साइड प्रोग्राम होगा जो वो रिसीव करेगा, और उसके पीछे जो है वो चेकआउट करवाएगा उसको, उसकी जो क्रेडिट कार्ड है उससे जो है ट्रांजैक्शन होगी और पेमेंट हो जाएगी, और उसको वो चीज़ फिर डिलीवर बाद में कुछ दिनों बाद हो जाएगी।
तो कहने का मकसद ये है कि फॉर्म जब सबमिट होता है तो पीछे कोई सर्वर साइड प्रोग्राम होता है जो कि वो उसको हैंडल कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे जो है सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं यूज़र से, और उसके बाद जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, लॉगिन या सबमिट, तो पीछे जो है काम कोई सर्वर साइड स्क्रिप्ट कर रहा होगा। अब सर्वर साइड स्क्रिप्ट जो है ये काम करने के लिए या तो गेट के ज़रिए रिसीव करेगा या पोस्ट। पोस्ट के ज़रिए। दो तरीके हैं, गेट और पोस्ट। ठीक है, गेट और पोस्ट में फ़र्क क्या होता है? लॉगिन करने के लिए या अमूमन डेटा सबमिट करने के लिए आप पोस्ट ही इस्तेमाल करें। गेट में क्या होता है, जब आप गेट करते हैं तो क्यूरी आपके सर्च पास करते हैं। यहाँ पे जो है ना ब्राउज़र के ऊपर, जैसे मैं गूगल पे लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ याहू, तो अब देखें ये गूगल ने क्या करा, यहाँ पे ये गेट जो है चला है। तो यहाँ पे जो ये तो पेज है पूरा ना, सर्च का पेज है, और ये जो चीज़ें जा रही हैं जो आपने फॉर्म में टाइप किया था, ये वो चीज़ें जा रही हैं और कुछ इसने अपनी चीज़ें लगा दी हैं। तो ये गेट में ना एड्रेस के अंदर जो है ना, वो एड्रेस बार के अंदर आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि जो एड्रेस है उसके साथ क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के पास जो चीज़ होती है वो क्वेरी स्ट्रिंग कहलाती है। तो गेट में क्वेरी स्ट्रिंग के साथ चीज़ें जारी होती हैं, जबकि पोस्ट में ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से लॉगिन वगैरह के लिए अमूमन पोस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। मज़ीद हम देखेंगे इंशाल्लाह इसको बाद में। अब हमारे पास कुछ इनपुट की एट्रीब्यूट्स भी हैं। जैसे मैं इसको रीड ओनली करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ रीड ओनली इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो अब मैं नेम में जो है कुछ टाइप नहीं कर सकता। मैं टाइप कर रहा हूँ तो मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको रीड ओनली कर दिया है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है जनाब, तो कोई चीज़ आपने सिर्फ दिखाने के लिए, तो आप जो है रीड ओनली करके इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। जैसे आप डेटाबेस में कोई चीज़ एडिट करवा रहे हैं, लेकिन आप आईडी जो है चेंज नहीं करवा सकते एक दफ़ा आईडी बन जाए। ठीक है, जैसे आपने बोला बुक आईडी बुक को दे दी आपने 100, अब वो एडिट करना चाह रहा है बुक को, लेकिन बुक की आईडी चेंज नहीं कर सकता। वो प्राइमरी की है, प्राइमरी की एक दफ़ा बन जाती है तो वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, डिसेबल करना चाहें डिसेबल भी कर सकते हैं। तो मैं अगर डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू कर दूँ या सिर्फ डिसेबल्ड लिख दूँ तो ये डिसेबल्ड हो गया। ठीक है, अब ग्रे हो गया, अब तो ये ग्रे होके शो हो रहा है, यानी इसमें कोई काम नहीं हो सकता। राइट, और भी चीज़ें हैं इसकी हम देखेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी गुफ्तगू HTML5 पे हम कर लेते हैं, और फिर हम जो है मज़ीद एट्रीब्यूट्स HTML5 के, HTML5 ने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं मज़ीद। HTML5 के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो है जियो लोकेशन है, यानी आपकी लोकेशन जो है वो जावा स्क्रिप्ट से आप उठा सकते हैं, यूज़र की लोकेशन क्या है। तो HTML5 का फ़ायदा ये है कि ये जो है इसको इस्तेमाल करते हुए आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो कोड वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए लिखेंगे वही मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी। यानी एक आपने जो है मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, उसका जो व्यू है वो आपके ब्राउज़र पे भी चल जाएगा। यानी आप जो है वेबसाइट पे भी वो डाल दें, आपकी ऐप जो एंड्रॉयड पे बनी हुई है उस पर भी वो चलेगी, आपकी ऐप जो है आईफोन के लिए बनी है उस पर भी चलेगी। ये तकरीबन हर ब्राउज़र पे चलती है। HTML5 तमाम ब्राउज़र्स में सपोर्ट मौजूद है। तो इसको कहते हैं हम हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो HTML5 जो है इसकी मदद से आप जो है हर तरह के प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट दे सकते हैं। सिर्फ नुकसान ये है कि ये थोड़ा सा स्लो होगी, क्योंकि ये नेटिव एप्लीकेशन नहीं होगी। ठीक है जनाब, इसके अलावा इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप की सपोर्ट है, लोकल स्टोरेज की सपोर्ट है।
एप्लीकेशन कैशे की सपोर्ट है, वेब वर्कर्स की सपोर्ट है। तो इसमें से कुछ चीज़ें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी हमारे लिए, जैसे आप इनपुट टाइप में आप कलर, आपने यूज़र को बोलना है कि कलर सेलेक्ट करो। तो कलर का जो है उसके पास डिफ़ॉल्ट में इनपुट टाइप है, मैंने कहा है इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू कलर। तो मैं कहता हूँ बैकग्राउंड, और अब यहाँ पे देखें ये कलर पिकर खुल गया, ये HTML5 का कलर पिकर है, ठीक है। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, HTML5 ने दिया हुआ है। यहाँ से आप जो है कोई भी कलर चूज़ भी कर सकते हैं। आपने बोला एक ग्रे कलर चाहिए मुझे, तो ये उससे भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जनाब। तो ये कलर का जो है कंपोनेंट HTML5 के अंदर मौजूद है। कोई वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पे यूज़र से आप पूछ रहे हैं कि कलर डालो, वेबसाइट जो है मिसाल के तौर पर किस पेज किस कलर से रेंडर हो, तो आप जो है ये यूज़र से इनपुट ले सकते हो। इसी तरीके से डेट है, आपने यूज़र को बोलना है डेट डालो, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो। तो इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू डेट, तो डेट का कंट्रोल आ जाएगा। ये डेट का कंट्रोल है, पहले नहीं होते थे ये कंट्रोल, HTML5 ने ये डाल दिए हैं कंट्रोल, ठीक है जी। तो डेट यूज़र से इनपुट लेना है, इस तरीके से आप डेट इनपुट ले सकते हो। फिर हमारे पास इंटीजर इनपुट लेना है किसी से, आपने बोलना है अपनी एज बताओ, तो आपने बोल दिया इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू इंट, या इंटीजर होगा आई थिंक। और आपने ये भी बता सकते हैं आप, अगर अगली लाइन पे ले जाएं हम, यहाँ पे जो है पॉइंट्स में वैल्यू नहीं डाल सकता कोई। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना तो ये एरर दे देगा। मिसाल के तौर पर मैं लॉगिन की जगह पे सबमिट का बटन लगा देता हूँ। टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। सबमिट से जो है फॉर्म सबमिट होता है। अच्छा इनको फिर ये इंटीजर नहीं होगा तो नंबर, नंबर है, तो नंबर के ज़रिए जो है आप जैसे कोई कैरेक्टर नहीं टाइप करवा सकते। अब मैं यहाँ पे जो है अपना नाम लिखने की कोशिश करूँ एज में, तो मैं ये नहीं कर सकता, यहाँ से नंबर जो है खुद ही उठाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये देखें ये भी बना हुआ आ गया स्लाइडर। और कौन कौन से कंट्रोल्स हैं इसके अलावा, ईमेल का कंट्रोल है, किसी से ईमेल इनपुट लेना है तो आपने क्या करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है, बोल रहा है ये तो ईमेल एड्रेस है ही नहीं, @ तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। ये आपने जो है कंट्रोल्स, अब सही हो गया। ये कंट्रोल्स आपको मिले हुए हैं। इसी तरीके से मंथ का कंट्रोल है, फाइल का कंट्रोल है, फाइल यूज़र से इनपुट लेनी है। ये सारे कंट्रोल्स HTML5 के अंदर मौजूद हैं। फाइल का मैं दिखा देता हूँ, फाइल का कंट्रोल
इज इक्वल टू फाइल। ठीक है जी, यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये फाइल जो है जब आप सबमिट करेंगे तो यूज़र को सबमिट हो जाएगी, राइट। और भी है हमारे पास, रेंज है, 2 रेंज में वैल्यू लेनी है आपने। सर्च का बनाना है आपने, सर्च का कंट्रोल चाहिए तो आप सर्च का कंट्रोल लगा दें। रेंज भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रेंज का कंट्रोल देखें कितना ज़बरदस्त कंट्रोल है HTML5 के अंदर। ठीक है, ये अब यहाँ से 2 रेंज में वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम बता दें उस रेंज की वैल्यू। ये सर्च बॉक्स आ गया। अब इसका बिहेवियर जो है ये ब्राउज़र के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। क्रोम में ये हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए, हो सकता है मोज़िला के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए। ठीक है जी। टाइम आपने जो है इनपुट लेना है यूज़र से, टाइम का कंट्रोल। तो टाइम का कंट्रोल जो है हम देख लेते हैं। टाइप इज इक्वल टू टाइम, यूज़र से टाइम। आप देखेंगे टाइम इनपुट लेने के लिए कैसा कंट्रोल आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो है आवर डालेंगे, आवर जो आप 24 से ऊपर की वैल्यू नहीं डाल सकते, और इसमें 60 से ऊपर की वैल्यू नहीं डाल सकते, तो ये डालने नहीं देगा। तो ये इसके अलावा यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, AM PM ये सारी चीज़ें सेलेक्ट की जा सकती हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो? जी जनाब। HTML5 के लिए क्या कोई स्पेशल टैग यूज होता है ब्राउजर को बताने के लिए कि हम यूज कर रहे हैं HTML5 या HTML1.4? नहीं नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है बताने की। जब आपने ये डॉक टैब लिख दिया ना ऊपर, तो वो समझ जाता है कि आपने जो है HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके। जैसे मीन्स यहाँ पे ना, हाँ HTML5 के अंदर हम HTML1.4 1.1 भी यूज कर सकते हैं, और साथ साथ यानी जहाँ पे जो कंपोनेंट हमें आसानी लगे या इजी लगे, वो जिससे काम हो रहा हो, हम उसको यूज करके अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल। आप चाहें पुराने वर्जन पे स्विच करने के लिए तो डॉक टाइप के अंदर आप वर्जन बता सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप बोलेंगे मैं पुराने वर्जन पे काम करना चाह रहा हूँ HTML के, वो भी कर सकते हैं, वरना डिफ़ॉल्ट में ये HTML5 ही होता है। ठीक ओके। है, ओके। थैंक यू। तो अब आते हैं हम थोड़ी सी बात CSS पे करते हैं। CSS पे मैंने आपको जो है थोड़ी सी गुफ्तगू तो मैंने कर ली थी कि हमने जो है कोई भी आपकी वेबसाइट है उसको आपने प्रोफेशनली जो है रेंडर करना है, और आप जो है उसकी थीम डिफ़ाइन करते हैं ना कि मेरा एक हेडर होगा वो इस कलर का होना चाहिए। तो कोई सा भी पेज हो वहाँ पे हर जगह पे खुद ही चेंज हो जाएगा, आपने सिर्फ एक जगह पे जाके आपने डिफ़ाइन करना होगा कि हेडर जहाँ जहाँ पे आ रहा है वहाँ वहाँ पे ये वाली थीम अप्लाई कर दो। अगर आपने जो है मिसाल के तौर पर फुटर है, फुटर जो है वो किस कलर में आएगा वो डिफ़ाइन करना है, और बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, एक जगह पे चेंज करोगे हर जगह पे चेंज हो जाएगा। CSS का तो ये फ़ायदा है। अब CSS जो है ना, उसमें जो है एक चीज़ होती है सेलेक्टर, यानी कि ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये सेलेक्टर कहलाती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सेलेक्टर। सेलेक्टर डिफ़ाइन करेंगे और फिर आप बॉडी डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब ये सेलेक्टर जो है कई तरह के होते हैं।
एक तो होता है एलिमेंट सेलेक्टर, एक होता है आईडी सेलेक्टर, एक होता है क्लास सेलेक्टर। यानी मैंने बोला पी, ये एलिमेंट सेलेक्टर है, इसके साथ मैंने कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब है जहाँ जहाँ पे पी का टैग आ रहा है वहाँ वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर दो। यही चीज़ हमने यहाँ पे की थी। इसके अलावा जो है मैंने जो है आपको क्लास वाला भी बता दिया था। डॉट लगा के जो लिखेंगे तो जहाँ पे क्लास सेंटर होगी किसी भी टैग में, अगर क्लास सेंटर है तो उस पर ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है मैं आईडी के थ्रू भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर एक टैग है, आईडी टैग, ठीक है। मैं कहता हूँ यार इसको मुझे चेंज करना है, मैंने इसको एक आईडी दे दी, आईडी इज टैग इक्वल, हाँ कोई भी टैग आईडी दे दी मैंने कह दिया माई आईडी, ठीक है, माई आईडी। अब मैं इसको सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ अपने CSS में, तो मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा, कौन सा सेलेक्टर यूज़ करूँगा? हैश माय आईडी। और अब मैं इस पर जो चाहे करूँ, मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर इसका कलर जो है ग्रे, ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है जी। तो अब देखते हैं इसको क्या होता है इसके ऊपर। तो मैंने जो स्पेशल टैग लगाया है आईडी वाला, तो उस पर क्या होगा, ग्रे कलर में आना चाहिए वो, ठीक है जी। आईडी टैग जो है ग्रे कलर में आ रहा है टैग। तो ये हमारे पास, तो अभी हमने 3 तरह के सेलेक्टर्स पढ़े हैं। वो 3 तरह के सेलेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो हमने एलिमेंट सेलेक्टर पढ़ लिया, क्लास और आईडी क्लास और आईडी। इसके अलावा भी सेलेक्टर्स होते हैं को और इन, सिलेक्टर्स वगैरह, हाँ कोटेक्चुअल सेलेक्टर्स भी होते हैं। हाँ अभी पढ़ेंगे हम। तो उसमें मिसाल के तौर पर मैं मिक्स भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ यार इनपुट है एक, ठीक है, या एक डिव लगा दिया मैंने और इसके अंदर जो है मैंने लिखा है टेक्स्ट, और एक डिव जो है मेरा ऊपर लगा हुआ है सब में, ठीक है। अब मुझे जो है इस डिव के ऊपर काम करना है। ये वाले डिव के ऊपर कहाँ चला गया, जो अंदर आ रहा था, इस वाले डिव पे काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बताऊंगा डिव के अंदर डिव, तो मैं यहाँ पे मिक्स भी कर सकता हूँ। इसे लिखूंगा जिसके अंदर डिव है उसके ऊपर मैं एक सेलेक्टर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, डिव डिव, उसको मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ। तो ये बोल्ड हो गया और मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए।
तो एक टैग के अंदर जो टैग है उसको मुझे पकड़ना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, HTML में ना आपने टैग के अंदर टैग को पकड़ना है। तो कैसे पकड़ेंगे? या मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं जो कि लास्ट वाली है, लास्ट वो हर 3-4 जगहों पे आ रहा है, लेकिन मुझे जो है पैराग्राफ के अंदर जो लास्ट आ रहा है मुझे वो चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा? p डॉट लास्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? पैराग्राफ के अंदर ऐसा टैग जिसके अंदर पैराग्राफ की लास्ट। पैराग्राफ के अंदर क्लास लास्ट हो, जिसकी क्लास लास्ट हो। लास्ट जो है ये क्लास है, ठीक है ना? लास्ट जो है यहाँ पे आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि लास्ट जो है वैसे भी और यहाँ पे भी लास्ट हो। तो इस वाले को मुझे नहीं पकड़ना, मुझे कौन से वाले को पकड़ना है? जो पैराग्राफ के अंदर लास्ट हो। ये तो डिफ के अंदर लास्ट है ना, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पैराग्राफ के अंदर लास्ट चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा? p डॉट लास्ट, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर लास्ट क्लास वाला, ठीक है। तो वो ये है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कलर ऑरेंज, ठीक है। ये ऑरेंज हो गया, ये ऑरेंज नहीं हुआ। ये भी लास्ट है लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि ये पैराग्राफ के अंदर नहीं है, ये पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है। तो ये सेलेक्टर्स जो है ना, इसको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए और ये जे क्वेरी में भी इस्तेमाल होगा। तो इसके अलावा जो है और भी सेलेक्टर्स हैं, एडवांस सेलेक्टर्स हैं बहुत सारे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आईडी आ रही है। अब ये आईडी पैराग्राफ की हो तो अप्लाई हो, बॉडी के अंदर भी आईडी हो तो उस पर अप्लाई ना हो जाए कहीं। जैसे बॉडी के अंदर आईडी, माई आईडी। अब ये माई आईडी जो है 2 जगहों पे आ रही है, बॉडी में भी आ रही है और पैराग्राफ में भी आ रही है, ठीक है। पैराग्राफ में भी माई आईडी आ रहा है, बॉडी में भी आ रहा है। मुझे कौन सा वाला चाहिए? पैराग्राफ वाला चाहिए। बॉडी पे तो अप्लाई करूँगा तो सब पे हो जाएगा अप्लाई, ये नहीं करना मुझे, ठीक है। तो ये सिर्फ पैराग्राफ वाली आईडी पे अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये वाला आईडी टैग है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास थोड़े से सिलेक्टर्स, इनको मिक्स करके यानी 3-4 जगहों पे आपने अप्लाई करना है। तो आपने एक साथ बता दिया, हेडिंग 1 पे भी अप्लाई कर दो, हेडिंग 2 पे भी अप्लाई कर दो, पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन? मैंने जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, उसमें जो है आप लोग जो है ऐड भी हो गए हैं, ठीक है। अगर कोई ऐड नहीं हुआ है तो कोई है ऐसा जो ऐड नहीं हुआ हो?